बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में जितने भी इतिहास के प्रश्न आपके पूछे गए, सबसे पहले उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को 66वीं प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी का जो है उसमें जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने कराया था। तो सीधे तौर पे बिना लेट किए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या पूछा है? पहला सवाल क्या पूछा है कि अष्टप्रधान का गठन, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया गया था? तो अलग अलग समय में अलग अलग शासकों ने अपना एक मंत्रिमंडल समूह बनाया, एक अपने मंत्रियों का समूह बनाया जो सबसे क्लोज होता था, जो सबसे आपके नजदीक होता था उनके। कहीं पे आपको उसको अष्टप्रधान कहा गया किसी के समय काल में, किसी के समय में उसको अष्ट दिग्गज कहा गया, किसी के समय काल में उसको अष्ट दिग्गज कहा गया, किसी के समय काल में उसको नवरत्न कहा गया। ये सारी की सारी बात कहेंगे, लेकिन शब्दों की खेल को आपको समझने की जरूरत है। तो अष्टप्रधान किसके समय में? तो अष्टप्रधान आपके मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में। अष्ट दिग्गज किसके समय में? तो अष्ट दिग्गज आपके कृष्णदेव राय के समय में। और नवरत्न किसके समय में? तो नवरत्न आपके चंद्रगुप्त सेकंड और अकबर के समय में। तो अलग अलग समय में। तो जो अष्टप्रधान जो शिवाजी के समय में मराठा आपके एक तरीके से अधिकारियों का एक समूह होता था जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पेशवा होता था। इसके गठन की बात करी जाए तो सीधे तौर पे किसका नाम आ जाता है? शिवाजी का नाम आ जाता है। किसका नाम आ जाता है साथियों? शिवाजी का नाम आ जाता है। दिल्ली के कौन से सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? दिल्ली के कौन से सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? अब देखो, जब नहरों के निर्माण की शुरुआत की बात करें तब तो आपके नाम क्या आ जाता है? गयासुद्दीन तुगलक का नाम आ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा नहरों, सबसे ज्यादा नगरों के निर्माण की बात करें तो आपके तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी के तौर पे दिखने वाले किसका नाम देखने को मिलता है? फिरोज शाह तुगलक। अब जब हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने अलग अलग आपके विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक के समय काल में सबसे ज्यादा आपके गुलामों की संख्या थी, जिसके चलते उसने गुलामों की एक नया विभाग बनाया। उसको क्या बोलते हैं? दीवाने बंदगान के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि फारसी में गुलाम को बंदगान कहा जाता है, बंदगान कहा जाता है। आपने बोला कि बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इसने अलग से एक दान विभाग की स्थापना करी, इसने अलग से आपकी खैराती अस्पताल चलाया। ये सारे के सारे काम इसके द्वारा करे गए। यही फिरोज शाह तुगलक था जिसने कुतुब मीनार का मरम्मत करवा के उसके ऊपर 2 और आपके फ्लोर का निर्माण करवाया। और इसी फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा आपके जजिया कर को इंट्रोड्यूस किया और ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया था इसने। अब इसी फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने 2 प्रकार के नए कर को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसमें अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन इसने एक सिंचाई के ऊपर नया कर लगाया। और सिंचाई के ऊपर जो इसने नया कर लगाया, उस सिंचाई के ऊपर लगाए गए कर को क्या बोला जाता है? हक ए सर्व के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? हक ए सर्व के नाम से जानते हैं। तो सवाल नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सवाल नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? हुगली का प्रयोग कौन करता था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से आपने बताइए, तो हुगली का प्रयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग आपके कौन करता था? तो जब हम बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं और हुगली की बात करें तो समुद्री लूटपाट के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करें तो सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच, डचों के बाद कौन आया? तो डचों के बाद कौन आया? अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद कौन आया? डेनमार्की, डेनमार्कियों के बाद कौन आया? फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। तो ये आपके ऑर्डर रहा है। तो पुर्तगालियों ने, याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों के लिए आपके सीधे तौर पे हुगली का प्रयोग किया था। ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? अब देखो, हम एक गवर्नर जनरल को याद करते हैं, उसका नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो सबसे पहला 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले,
भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले, यानी गवर्नर से जब पद आपके गवर्नर जनरल, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वैसे गवर्नर जनरल बनने वाले आपके कौन से आ जाते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अलग अलग आपके काम हुए। आपने बोले कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो इन्हीं के समय काल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ और उसको गैर कानूनी साबित कर दिया गया। दूसरी बात कि इन्होंने ठगों के उन्मूलन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करी, और उस अधिकारी को किसके नाम से जानते हैं? तो कैप्टन स्लीमैन के नाम से जाना जाता है। उस अधिकारी को किसके नाम से जानते हैं? कैप्टन स्लीमैन के नाम से जानते हैं। तो विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त करा इस काम के लिए, और कैप्टन स्लीमैन ने बहुत सारे आपके ठगों को कैदी बना लिया, बहुत सारे ठगों को मौत के घाट उतार दिया, और इस तरीके से ठगी व्यवस्था के ऊपर आपके क्या किया गया? अंकुश लगाया गया। नेक्स्ट सवाल, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति कौन से वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति कौन से वायसराय ने अपनाई थी? तो देखो, जब हम डफरिन की बात करते हैं, तो डफरिन आपके जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रहा था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के समय, ये भारत का वायसराय था, और इसने बोला था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है, उससे ज्यादा आपकी कुछ नहीं है। कैनिंग की बात करें तो कैनिंग आपके भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला आपका वायसराय था। जब हम लिटन की बात करें तो लिटन को हमेशा किसके लिए याद किया जाता है? तो लिटन को हमेशा आपके अफगान नीति के लिए याद किया जाता है। और मेयो की जब बात करें तो हम जनगणना भारत की जब हुई है, उस भारत की जनगणना के लिए मेयो को याद करते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके कहां से प्रारंभ किया था? 1930 में महात्मा, कल भी ये सवाल आया था, और ये बीपीएससी के एकदम ऐसे सवाल हैं कि कुछ फेवरेट सवाल हैं जो आप किसी भी पेपर में देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी साल आप पेपर देख लीजिए, चाहे आप किसी भी साल पेपर देख लीजिए, सारे पेपर में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आपकी कहां से प्रारंभ किया था? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो शुरू कहां से किया था? तो साबरमती से शुरू किया था। कहां से शुरू किया था भाई? तो साबरमती से शुरू किया था, और इसी साबरमती से 12 मार्च को 24 दिनों के पैदल मार्च पे निकले, और वो दांडी पहुंच के 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया, और इस तरीके से एक बहुत बड़ी मास मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसका जवाब अंग्रेजों के पास भी नहीं था। सारा बंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्राप्त हुआ? सबसे पहले आपके मतलब ये समझने की जरूरत है कि सारा बंदी का मतलब क्या होता है? कि कर ना देने का आंदोलन, कर ना देने का आंदोलन, कर ना देने का आंदोलन। तो ये आंदोलन गुजरात में सरदार पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था, और ये कब चलाया गया था? तो 1922 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके सीधे तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएगा। चित्तरंजन दास की बात करें तो ये आपकी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, और साथ ही साथ इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता था। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, झंडा समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष। और लाला लाजपत राय की बात करें तो लाल बाल पाल में से एकमात्र आपके सदस्य जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। नाम क्या था? लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कह के संबोधित किया जाता था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके बी हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आप सब लोगों को पता है कि मेरठ अधिवेशन में जेबी कृपलानी जी को चुना गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। उसके बाद वक्त मिला नहीं कि दोबारा फिर से अधिवेशन हो और फिर से नए अध्यक्ष को चुना जाए। तो जब तक भारत आजाद हुआ तब तक मेरठ अधिवेशन 1946 के बाद से भारत के आजाद होने तक जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या उनका नाम बाबू अमर सिंह था? क्या उनका नाम हरि कृष्ण सिंह था? क्या उनका नाम कुंवर सिंह था? क्या उनका नाम राजा शहजादा सिंह था? क्या उनका नाम उपर्युक्त में से कोई नहीं था? आपको क्या लगता है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए?
इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो जब 1857 की क्रांति की आपके नायक के तौर पे बात करते हैं, तो वृद्धा अवस्था में भी तलवार की चोट पे अंग्रेजों को कोसों दूर पीछे कर देने वाले हमारे वीर कुंवर सिंह जी का नाम आता है। अभी हाल फिलहाल में ही उनकी 163वीं जयंती आपकी मनाई गई और इनके जयंती के अवसर पे भारत ने एक साथ सबसे ज्यादा तिरंगा झंडा फहराने का आपके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में नाम आपके दर्ज किया है। अमित शाह गृह मंत्री की अध्यक्षता में अगुवाई में यह आपके काम किया गया, ऐतिहासिक काम किया गया। तो वीर कुंवर सिंह को सर्वसम्मति से आपके बिहार के सबसे बड़ा नेता आपको माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जब हम कृषकों के नेतृत्व की बात करते हैं तो स्वामी विद्यानंद का नाम आ जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो जब हम आधुनिक बिहार के निर्माता की बात करें तो यहां पे आ जाता है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष थे। बिहार से चुन के आने वाले सच्चिदानंद सिन्हा जी की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा को ही आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ये सबसे आसान सवाल आपके पेपर का, ये सबसे आसान सवाल आपके पेपर का। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने गठन किया था। अब देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से साल अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित कर? इस सवाल के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो इस सवाल के बारे में अलग अलग आपके मत हैं। कुछ का मानना है कि इस सवाल की ऑथेंटिसिटी पे शक है, लेकिन बीपीएससी का एक ये बहुत ही फेवरेट आपके सवाल है और बीपीएससी एक बार दो बार नहीं 3-4 बार इस सवाल को पूछ चुका है। आप सभी लोगों को पता है कि बताया जाता है कि जो एक मतलब आपके इतिहास के पन्ने में एक आपकी जो बात बताई गई है कि 1632 में पटना कॉलेज के जो उत्तरी आपके इलाके जो आपके मकान था, इमारत था, उसी में आपके डचों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था करी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आ जाता है। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया था? आप सभी को पता है कि जब महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया तो एक ऐसा ग्रुप यहाँ पे उपस्थित हुआ जिसका मानना यह था कि हम क्या करते हैं कि हम परिषद में जाके हम चुनाव लड़ते हैं, हम परिषद में प्रवेश करते हैं और काउंसिल में प्रवेश करके अंग्रेजों के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा उस कानून का प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे और उसको इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, लेकिन हम उस सदन में केवल सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे, कभी भी किसी लाभ के पद पे आसीन नहीं होंगे, ना ही किसी समिति का सदस्य बनेंगे, ना ही किसी समिति का अध्यक्ष बनेंगे, ना ही कोई मंत्री बनेंगे और ना ही किसी अध्यक्ष ऐसे पद पे आपके बैठेंगे। तो स्वराज दल की आपकी जो स्टार्टिंग की जो प्राथमिकता थी वो सही थी, लेकिन जो प्राथमिकता उसने बनाई उसी प्राथमिकता को वायलेट करने के चलते स्वराज दल की आपकी क्या हो गई? डिक्लाइन भी हो गया, पतन भी हो गया। सवाल ये पूछा कि बिहार में स्वराज दल की बात करें, बिहार में स्वराज दल की जब हम बात करते हैं तो बिहार में स्वराज दल में इसमें से कौन से नेता? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपके लिए करेक्ट होता है, इसमें कोई भी ऊपर आपके सही नहीं है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः कौन से नाम से जाने जाते हैं? देखिए मैं बार बार बताता हूं, 3 आपके राजकुमारों का नाम याद रखिएगा। एक मनियरों का राजकुमार याद रखिएगा। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? वेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को, मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को और शिलालेखों का राजकुमार किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। अशोक के अलग अलग आपके नाम है। गुर्जरा और मास्की अभिलेख की बात करें तो उसमें अशोक नाम की चर्चा मिलती है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कह के संबोधित किया गया है, लेकिन अशोक के अधिकतर जो आपके अभिलेख या शिलालेख हैं उसमें अशोक अपने आप को प्रियदर्शी कह के संबोधित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर 15 का बी हो जाएगा। इनमें से कौन से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं?
तो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विद्वान की बात करें तो उसका नाम क्या जाता है भाई, आपके सीधे तौर पे आपके आ जाता है आपके सुश्रुत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी और कौन सी लिपि आपकी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी? इन दोनों बातों को आपको समझने की जरूरत है। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, कौन सी लिपि आपके बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अब यहां पे कुछ बातें मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं। मनियर का मतलब क्या है कि अलग अलग प्रकार के सिक्के जारी करने वाला। मनियर का मतलब क्या होता है, मनी। मनी का मतलब क्या होता है, पैसा। आपने बोला कि ठीक है, अशोक ने जो अपने अभिलेख जारी किए अलग अलग तरीके के अभिलेख थे। शिलालेख थे, यानी पत्थरों के ऊपर उत्कीर्ण करवाया था उसने। स्तंभ लेख थे, यानी पिलर के ऊपर उसने उत्कीर्ण करवाया था। गुहा लेख थे, जो गुफाओं के दीवारों के ऊपर उसने उत्कीर्ण करवाया था। इस प्रकार की सारे शिलालेख आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब लिखा जाएगा तो कोई ना कोई तो स्क्रिप्ट होगा, कोई ना कोई तो लिपि होगा। तो अशोक के इन आपके अभिलेखों की भी स्क्रिप्ट थे। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि वो स्क्रिप्ट कौन से थे भैया। तो जब हम उन स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो कहीं पे आपके ब्राह्मी लिपि देखने को मिलता है, कहीं पे खरोष्ठी लिपि देखने को मिलता है, कहीं पे आपके यूनानी ग्रीक लिपि देखने को मिलता है, कहीं पे आरामाइक लिपि आपको देखने को मिलता है। तो सवाल आपको यहां पे देखना है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं, तो राइट टू लेफ्ट कौन लिखा जाता था, तो राइट टू लेफ्ट खरोष्ठी लिखा जाता था। लेफ्ट टू राइट कौन लिखा जाता था, तो लेफ्ट टू राइट आपके ब्राह्मी लिखा जाता था। सवाल ये पूछा है कि प्राचीन भारत की कौन सी वो स्क्रिप्ट है जो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो दाहिने से बाएं जो आपकी लिखी जाती थी उस लिपि को, उस स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, उसको खरोष्ठी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो जब उत्तर भारतीय व्यापार की बात करें तो ताम्र लिपि का भी प्रयोग किया जाता था। ये जो कैम्बे है इसका भी प्रयोग किया जाता था। कल्याण जो है इसका भी प्रयोग किया जाता था। आपने बोले कि ठीक है, यानी यहाँ पे भरोच को छोड़ के बाकी जो आपके बचे कल्याण, ताम्रलिप्ति और कैम्बे, इन सब का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग इसके किए जाते थे। अब बीपीएससी में जो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि जो सबसे आसान सवाल देखने में आसान लगता है लेकिन इसके चलते सवाल क्लिष्ट हो जाता है। अगर आपसे बोलेगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो गलत ऑप्शन है, ये तो गलत ऑप्शन है। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास तीन तीन सही है। कल्याण भी सही है हमारे पास ताम्र लिप्ति भी सही है, हमारे पास कैम्बे भी सही है, यानी हमारे पास एक से ज्यादा आंसर सही है। तो जब एक से ज्यादा आंसर सही है तो सीधे तौर पे बिना सोचे समझे आंसर क्या बता दोगे, आंसर मेरे प्यारे साथियों ई बता दो। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था। मुगल चित्रकला, मुगल पेंटिंग की बात करते हैं तो मुगल पेंटिंग निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था, किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था। तो देखिए, जब भी मुगलों की बात करते हैं दो व्यक्तियों के नाम की चर्चा करते हैं। आपने पूछा कि कौन कौन से व्यक्ति, एक है जहांगीर। जहांगीर को क्या बोला जाता है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। हम इस बात को मानते हैं कि जो चित्रकला है मुगल काल में वो हुमायूं के समय से ही देखने को मिलती है, अकबर के समय में भी देखने को मिलती है। लेकिन उस चित्रकला की प्रकाष्ठा की बात करें, उस चित्रकला की स्वर्ण युग की बात करें तो उस स्वर्ण युग पेंटिंग के गोल्डन पीरियड किसको बोला जाता है, तो जहांगीर के समय काल को पेंटिंग का गोल्डन पीरियड आपको कहा जाता है। और उसी तरीके से जब आर्किटेक्चर के गोल्डन पीरियड की बात करें तो आपके स्थापत्य के स्वर्ण युग के तौर पर आपके किसको, शाहजहां को जाना जाता है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी क्यों लागू की गई थी। अब दो प्रकार की व्यवस्था आता है। एक आता है इक्तेदारी व्यवस्था। जब हम इक्तेदारी व्यवस्था की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, तो ये आपके इल्तमिश के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। इसके तहत क्या होता था कि सुल्तान इक्ता दे देता था, उसके अधिकारी को मुफ्ती या इक्तेदार कहते थे, वो अपनी सेना रखता था और जब जब सुल्तान को सेना की जरूरत होती थी वो अपनी सेना के साथ उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था।
लेकिन उसको उसी के एकता में रहना होता था, वहीं पे रहना होता था, और उसी एकता से जो आय आपकी प्राप्त होती थी उससे अपना भी काम चलाना होता था और अपने सैनिकों की भी रख रखाव करनी होती थी। लेकिन जब हम मनसबदारी प्रथा की बात करते हैं तो यह अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया, और इसमें क्या होता था कि जिसको भी अकबर मनसब देता था, जरूरी नहीं है कि आपको उसी मनसब में जाके आपको रहना है, नहीं, और अकबर की अपनी सेना होती थी, तो दोनों में डिफरेंस है। तो सवाल पूछा है कि मध्यकालीन भारत में जो मनसबदारी व्यवस्था है, उस मनसबदारी व्यवस्था को सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए आपके लागू किया गया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सी प्रथा है? मैंने आपको बताया कि 1757 के बाद 1764 का वक्त आता है, यानी प्लासी, जहां से आपके एक तरीके से घर का दरवाजा खुलता है, बक्सर, जहां से पूरे घर के ऊपर अधिकार हो जाता है, 1765 जिसके चलते पूरा का पूरा अधिकार आपको मिल जाता है। उसके बाद अंग्रेज अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं केवल व्यापार से काम नहीं चलेगा, हमें अब यहां से राजस्व भी वसूलना पड़ेगा, अब हमें यहां से टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा। अब राजस्व व्यवस्था अलग अलग समय में आपकी बदली गई। उसमें से एक जो व्यवस्था आती है उसको जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, उसको आपके क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, उसको इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं, अलग अलग आपकी व्यवस्था आपको कहा जाता है। ये कॉर्नवालिस के समय में इंप्लीमेंट किया गया था 1793 में। इसके अंतर्गत क्या होता था कि सरकार कर लेने के लिए अपने प्रतिनिधि के तौर पे किसको नियुक्त करती थी? जमींदार। यानी यहां पे जमींदार एक बिचौलिए की भूमिका निभाता था और जमींदार किसानों से कर वसूलता था और वो आपके अंग्रेजों को देता था। दूसरी एक व्यवस्था थी जिसको रैयतवारी व्यवस्था। इसमें क्या होता था, रैयतवारी की बात करें तो रिड और मुनरो का नाम आ जाता है। ये दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में इस व्यवस्था को इंप्लीमेंट किया गया था और इसमें जो बिचौलिया जो वर्ग था उस बिचौलिया वर्ग को रिप्लेस कर दिया गया, उस बिचौलिया वर्ग को हटा दिया गया और डायरेक्टली अब जो आपका मामला होता था वो डायरेक्टली मामला अब आपके किसानों के साथ होता था, रैयतों से टैक्स को वसूला जाता था। तो रैयतवारी व्यवस्था ये हो गया। अब आ जाता है महालवारी प्रथा। ये होल्ट और मैकेंजी दो अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में महालवारी प्रथा को इंप्लीमेंट किया गया। आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि इसमें क्या होता था, तो इसमें हेड ऑफ द विलेज यानी गांव के जो प्रधान होते थे, मुखिया होते थे, उनसे टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। सवाल हमारा क्या पूछा है? सवाल हमारा पूछा है, सीधे तौर पे याद रखिएगा, कि किसान खुद भूमि का मालिक होता है और वह सरकार को लैंड रेवेन्यू चुकाता है, तो यहाँ पे कौन सा व्यवस्था हो जाएगा? तो उस व्यवस्था को रैयतवारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब आप सभी लोगों को पता है कि 1924 में कानपुर में कुछ युवा क्रांतिकारियों के द्वारा साचिंद्र सान्याल की अध्यक्षता में एक आपके संगठन बनाया गया जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, और क्रांतिकारियों को तैयार किया जाता था कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, आपको भारत माता के लिए अपनी प्राण की बलि आपको देनी पड़ेगी। प्राण की आपको क्या करनी पड़ेगी? प्राण की बलि आपको देनी पड़ेगी। और उसके लिए उनको क्या किया जाता था? तैयार किया जाता था। आपने बोला कि बिल्कुल सही बात है। तो अब यहां पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे, अब उनके वो परीक्षा की घड़ी आ गई। 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। काकोरी नामक जगह पे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोक के जो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा सरकारी खजाने को लूट लिया गया। और उसमें जो लूटा गया उसमें टोटल आपके कितने लोगों को? तो टोटल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन 29 लोगों में से 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। और चारों को जिनको फांसी की सजा दी गई उनमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान का नाम आता है, उनमें आपके रोशन सिंह ठाकुर और राजेंद्र लाहिरी का नाम आता है। ये 4 व्यक्ति जिनको फांसी की सजा दी गई थी। ये वीर सावरकर, तो इनको काला पानी की सजा दी गई थी।
वासुदेव चापेकर, इनको फांसी की सजा। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने आप को गोली मार लिया था। ये कौन से केस में? मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। इनको कौन से केस में? तो इसको नासी कॉन्स्पिरेसी केस में। खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। कौन से केस में? मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। ये सूर्य सेन को किस में? तो चटगांव शस्त्रागार जो कॉन्स्पिरेसी केस था उसमें। उधम सिंह जी की बात करें तो उधम सिंह के बारे में आप लोग जानते हैं कि इनको किस में? तो माइकल और डॉयर को जो ये जाके इन्होंने इंग्लैंड में गोली मारी, लंदन में गोली मारी, उसके लिए इनको वहीं पे फांसी की सजा दी गई। तो सवाल पूछा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में कौन से क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। इंडिया फॉर इंडियंस ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किताब आपके किसके हैं? तो चित्तरंजन दास की है। वही चित्तरंजन दास जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, जिन्होंने आपकी अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी में अरविंद घोष को बचाया था, जिन्होंने बाद में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद वो अरविंदो के नाम से प्रसिद्ध हुए और वो संत बन गए। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे की बात करें तो दादा भाई नरोजी की, सॉरी ये क्या थे भाई? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के आपके गुरु जी थे। बीडी सावरकर की बात करें तो वीर दामोदर सावरकर आपके नासी कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है और इन्होंने पहले क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसको मित्र मिला और बाद में उसका नाम चेंज करके अभिनव भारत उन्होंने कर दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपको पता है कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भी आपके संगठन बनाया, उसके बाद अलग अलग आपकी चीजों से संबंधित रहे थे। तो चित्तरंजन दास का नाम। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 की बात है। 1873 में दलितों के उत्थान के लिए, निम्न जातियों के उत्थान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने के लिए यहां पे ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में 1873 में 1873 में आपकी क्या करी गई? आपकी सत्यशोधक समाज की स्थापना करी गई। उन्होंने यहाँ पे उच्च वर्ग के जो आपके आंदोलनकारी थे, उच्च वर्ग के जो आंदोलन थे उसके अगेंस्ट में इन्होंने निम्न वर्ग के लिए ये आंदोलन के स्टार्ट किया, जहां पे उच्च वर्ग ने अपने आदर्श के रूप में भगवान राम को प्रतिस्थापित किया, तो इन्होंने अपने आदर्श के रूप में राजा बलि को प्रतिस्थापित किया। तो ये आपके सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, इन्होंने किताब लिखी थी। उस किताब का नाम क्या है? गुलामगिरी। उसके माध्यम से भी अपनी चीजों को प्रकट करने की कोशिश करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में बनी थी और नाम क्या था उनका? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट केवल और केवल कांग्रेस की अध्यक्षा ही नहीं थी, बल्कि अलग अलग आपके संगठनों से पहले जुड़ी हुई थी। ये होम रूल लीग से जुड़ी हुई थी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और बाद में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ 1917 में। और प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, सरोजिनी नायडू का नाम आ जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आप सभी लोगों को पता है कि अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पौनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी गई और महात्मा गांधी ने इसमें पहले प्रथम सत्याग्रही के तौर पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका वो हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी किसको उन्होंने चुना था? तो प्रथम सत्याग्रही के तौर पे विनोबा भावे को चुना गया था। प्रथम सत्याग्रही के तौर पे विनोबा भावे को और सेकंड सत्याग्रही के तौर पे जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक का नाम बताइए। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक का नाम बताइए। कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए बाबू कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक की बात करें तो सीधे तौर पे श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम आ जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आप सभी को याद है कि 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन बनाया गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया गया और उसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इसके संस्थापक के तौर पर 1885 में किसको जाना जाता है? एवो ह्यूम को जाना जाता है, जो पेशे से एक आपके ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और बताया जाता है कि उनकी सहानुभूति कहीं ना कहीं भारत में हो रहे अत्याचार जिनके साथ हो रहा था उनके साथ ही, और वो उन लोगों की आवाज बनना चाहते थे, एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे।
जबकि दूसरी तरफ अंग्रेजों का मानना है सेफ्टी वाल्व थ्योरी, यानी कहने का मतलब कि एक ऐसा समूह तैयार करना था जो बाद में अंग्रेजों की जरूरत पड़े तो अंग्रेजों को सपोर्ट करे। चूंकि ये समूह एक अंग्रेज के द्वारा आपकी संचालित हो रहा था, तो अंग्रेजों को लगता था कि हमारा है एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी के तौर पे। तो दोनों बातें यहां पे देखने को मिलती है, तो ए ओ ह्यूम का नाम आ जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो लाल बाल पाल गरम दल के जो आपके प्रमुख नेता थे उनमें बिपिन चंद्र पाल का नाम आ जाता है। और बिपिन चंद्र पाल के बारे में बताया जाता है कि जब आंध्र के डेल्टा वाले इलाके में वंदे मातरम आंदोलन चल रहा था, तो जब बिपिन चंद्र पाल वहां पे पहुंचे तो उस आंदोलन को एक मजबूत धार आपके प्राप्त हुई, एक मजबूत आपके धार प्राप्त हुआ। अरविंद घोष की बात करें तो ये भी आपके गरम दल के नेता थे। अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी में इनको आपके चित्तरंजन दास ने बचाया। उसके बाद सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया। और ये आ जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनके ऊपर राजद्रोह का भी मुकदमा अंग्रेजों ने चलाया। मांडले जेल में भी इनको भेजा और इन्होंने होम रूल लीग से भी अपने आप को संबद्ध रखा। फिर उसके बाद अपने आप को गरम दल से भी संबद्ध रखा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी नेतृत्व किया और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई, जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, उसी दिन इनका देहांत भी हुआ। नाम क्या था? नाम था बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने लाठी क्लब की स्थापना करी, जिन्होंने शिवाजी महोत्सव मनाया, जिन्होंने गणेश जयंती, गणेश आपके भगवान की जयंती मनाई, इस सारे तरीके से आपके फेस्टिवल मनाए। तो नाम क्या आ जाता है? बाल गंगाधर तिलक का नाम आ जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कौन सी, किस कारण आपकी त्याग दी थी? किस कारण त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और वो भी लिटरेचर में काव्य संग्रह अपने गीतांजलि के लिए इनको प्राप्त हुआ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो महात्मा गांधी के साथ या अन्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के साथ एक जगह पे इनका कॉन्फ्लिक्ट था। ये बोलते थे कि ये जो आप लोग विदेशी वस्त्रों की होली जलाते हैं वो बिल्कुल एक निष्ठुर बर्बादी है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वो इस बात को बोलते थे कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बाकी आप विरोध कीजिए। उन्होंने भी बंगाल के विभाजन का विरोध किया और उसी दौरान उन्होंने 2 गीत लिखे, जनगण मन और दूसरा उन्होंने लिखा एकला चलो। ये सारे के सारे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जब जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ 1919 को, तो उनका मन व्यथित हो गया और अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधि नाइटहुड को उन्होंने वापस लौटा दिया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ये आपके काम हुए थे। अब चलिए, अब इतिहास के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समझने की जरूरत है कि जो आपके 65वें बीपीएससी प्री हुआ था, 65वें बीपीएससी प्री जो कि 2019 में आपके हुआ था, 65वें बीपीएससी प्री 2019 में टोटल इतिहास से आपके 31 से 32 सवाल पूछे गए थे। और हमेशा से ट्रेंड रहा है, हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि इतिहास के 25 से 40 तक आपके सवाल दोनों के दोनों बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या आरओ एआरओ हो, इसमें ये सवाल आपके पूछे जाते हैं। और बिहार एसआई में तो इतिहास के सवालों का एकदम इतना ज्यादा भंडारा होता है कि आपको क्या ही बताएं। तो ये सवाल आपकी बीपीएससी में पूछे गए थे। तो इतिहास के लास्ट सवाल को देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आपकी 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में जो सारे इतिहास के सवाल पूछे गए थे, उन सभी सवालों के बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब चलिए, अब हम लोग आगे की कड़ी को देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।